तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर लियांग ने युनशाओ पर हमला कर दिया था, मगर वो बंदा युनशाओ पर अटैक हिट कर पाई इससे पहले युनशाओ के एकेडमी के हेडमास्टर ने उसे रोक लिया। वो कह रहे थे कि आज यहाँ पर खुशी का माहौल है और तुम दोनों उसे बिगाड़ रहे हो। अपनी बेवजह की लड़ाई झगड़े करके इस जश्न को खराब मत करो, वरना मुझे तुम दोनों को पनिश करना पड़ेगा। वेल, इस मास्टर का नाम था शाओकिंग और ये लियोलान एकेडमी के एल्डर हैं। उनकी पावरफुल ऑरा पूरे हॉल में फैल चुकी थी, जिससे युनशाओ को भी तकलीफ होने लगी। मगर तभी वहाँ पर राजा के आने की अनाउंसमेंट हो गई और उसे सुनते साथ एल्डर शाओकिंग अपनी ऑरा को डिस्पर्स कर देते हैं। लियांग तो उस प्रेशर के हटते साथ ही घुटनों पर आ गया, मगर उसने देखा कि युनशाओ पर इस ऑरा का कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद ये दोनों भी अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उतने में हॉल में राजा और उनकी बेटी रूशु की एंट्री हो गई। प्रिंसेस रूशु तो युनशाओ को वहाँ देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आफ्टर ऑल युनशाओ ने उसकी जान बचाई थी और ये बंदी तो पहले से ही युनशाओ को पसंद करती है। और तभी राजा अपने मेहमानों को बताने लगे कि मेरी बेटी रूशु बचपन से एक क्रॉनिक इलनेस से जूझ रही थी। हमने उसके लिए न जाने कितने सारे हीलर्स को इनवाइट किया, मगर कोई उसे ठीक से ट्रीट नहीं कर पाया था। लेकिन अब रूशु का इलाज हो चुका और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसी वजह से मैंने इस दावत को ऑर्गेनाइज किया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेहमान इस दावत को एंजॉय कीजिए। जो सुनते साथ ही सभी मेहमान राजा को बधाइयाँ देने लगे। उनके लिए वाकई ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। और उतने में एक बंदा राजा से कहने लगा कि इस खुशी के मौके पर मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मेरे पास कमांडर लियो के लिए एक छोटा सा तोहफा है। अब ये सुनकर टीचर लियो भी थोड़ी सी हैरान थी कि आखिर ये बंदा उसे क्या देना चाहता। दरअसल वो बंदा उसके लिए टॉप 10 ओरिजिन स्टोन्स लेकर आया था, जो कि अपने आप में ही बहुत ही शानदार ट्रेजर्स माने जाते। वो कह रहा था कि इन स्टोन की मदद से कमांडर लियो बहुत ही जल्दी 5 एलिमेंट रेल्म पर पहुंच जाएगी। हमारे मार्शल किंग शाओ के साथ साथ वो भी पावरफुल बनेगी। इस तरह से हमारा राज्य और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा। अगर हमारे किंगडम को सेफ रखना है तो हमें पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उतने में टीचर लियो अपनी जगह से उठते हुए कहने लगी कि योर मैजेस्टी, ये तोहफा काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और उतने में वो बंदा उससे बात करने पहुंच गया। वेल, इसका नाम था किनियांग। वो उससे इमोशनल होकर कहने लगा कि लियो युनशांग, क्या तुम वाकई मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही? मैंने हमेशा तुम्हें एडमायर किया। मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे किंगडम में ही तुम्हारे जैसी कोई स्ट्राइकिंग वुमन होगी, और इसीलिए आज सबके सामने मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ। प्लीज मेरी फीलिंग की रिस्पेक्ट करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करूंगा। इधर टीचर लियो तो किनियांग की ये सारी बातें सुनकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गई। वहीं पर युनशाओ समझ गया था कि किनियांग की इस प्रपोजल के पीछे उसकी कोई न कोई चालबाजी है। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि युनशाओ काफी टैलेंटेड है, वो बहुत ही जल्द 5 एलिमेंट रेल्म पर पहुंच जाएगी। तो ये बंदा उसकी पावर और स्टेटस का फायदा उठाना चाहता। टीचर लियो मास्टर शाओकिंग की स्टूडेंट भी है और साथ ही साथ दोस्त भी। अगर टीचर लियो ने किनियांग से शादी कर ली तो ये बंदा शाओकिंग के भी करीब आ जाएगा और फिर बाद में वो राजा के तख्त के लिए भी फाइट कर सकता है। वाह, इस बंदे ने तो काफी अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अगर टीचर लियो थोड़ी भी समझदार है तो वो इस बंदे को मना कर देगी। वहीं पर किनियांग उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करूंगा, तुम्हें मेरी तरफ से कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन टीचर लियो तो उस पर ही गुस्सा हो गई। वो कह रही थी, क्राउन प्रिंस किनियांग, जबान संभाल कर बात कीजिए। मैंने कभी भी आपको उस नजरों से नहीं देखा और आपने तो इतने सारे मेहमानों के सामने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मगर क्राउन प्रिंस किनियांग तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं टियानशुई में सबसे पावरफुल फिगर हूँ, हमारे राजा और एल्डर शाओकिंग के बाद मेरा ही स्टेटस है, तो भला मेरे अलावा कौन ऐसा बंदा होगा जो कि तुम्हारे लायक है? तुम इतनी पावरफुल और खूबसूरत हो कि कोई भी बंदा तुम्हारे सामने अपना सिर नहीं उठा सकता। सिर्फ मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो तुम्हारे साथ शादी कर सकता, मगर फिर भी तुमने मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया। इसका मीनिंग तो ये हुआ कि तुम किसी और को पसंद करती हो। मुझे बताओ उस बंदे का क्या नाम है? मैं किनियांग उसे चैलेंज करूंगा और अगर मैंने उसे हरा दिया तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब ये सुनते साथ ही लियो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो वाकई एक बंदे को पसंद करती थी और उसने हमेशा इसी बंदे से प्यार किया। वहीं पर क्राउन प्रिंस किनियांग उससे कह रहा था कि प्लीज मुझे उसका नाम बताओ।
अगर मैं मुकाबले में उसके सामने हार गया तो मैं तुरंत ही अपने प्रपोजल को वापस ले लूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखने वाला। बस मुझे अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका चाहिए। अभी सुनते साथ ही लियो मायूस होकर बताने लगी कि उस बंदे की मौत हो चुकी है। जो सुनकर किन्यांग थोड़ी देर के लिए तो शॉक हो गया था, मगर फिर वो एक ही सेकंड के बाद लियो को बताने लगा कि वो बंदा तो ऑलरेडी मर चुका है, यानी कि अभी भी मेरे पास तुम्हारा दिल जीतने का मौका होगा। बताओ उसने ऐसा क्या किया था जो तुमने अपना दिल पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। उसकी मौत के बाद भी तुम दोबारा शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। जिस पर लियो कहने लगी कि अगर तुम्हें उसकी कामयाबी के बारे में जानना है तो मेरी बातें गौर से सुनो। जब वो सी ट्रांसफॉर्मेशन रैल्म पर था तभी उसने एक सुप्रीम डिवाइन वेपन को फोर्ज किया। उसे द स्टार्क लिविंग सोर्ड कहा जाता है, एक ऐसी पावरफुल तलवार जिसका इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर इसी तलवार को फोर्ज करने के बाद वो सबसे यंगेस्ट 9th रैंकिंग वाला इंपीरियल मास्टर बन गया। इतिहास में इतनी कम एज में किसी ने भी ऐसे वेपन को फोर्ज नहीं किया था। जिसके बाद उसने अपनी एक ही स्ट्राइक में पूरी क्रिम्सन मून सिटी को शेक किया था। उस अकेले ने ही कॉन्टिनेंट के 3 ग्रेटेस्ट पावर को एक ही झटके में नक्शे से उड़ा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने एक दोस्त की मदद करने के लिए। ऐसा कहा जाता कि वो उस लड़की से प्यार करता था। वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। उसके कई सारे दुश्मन पैदा हो गए। वो सभी लोग हजारों की तादाद में लांशू सिटी में जमा हो गए ताकि उस अकेले वॉरियर को खत्म कर सके। मगर जितने भी लोग उसे मारने आए थे वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गए। और उसी दिन उसने अर्थ एंड हेवन की रैंकिंग में तीसरी पोजीशन को होल्ड किया। साथ ही उसने अपने एक ही स्लैश में पूरी आर्मी को ही वाइप आउट किया था, जिसके चलते उसे आर्मी स्लेयर इस नाम से नवाजा गया। और फिर वो स्नोफॉल पिक पर पहुंच गया, जहाँ पर बादलों पर चलते हुए उसने एक मार्शल एम्परर को हरा दिया था। और इसी तरह से वो ऊंचाइयों को क्लाइम करता गया। उसके रास्ते में जो भी मार्शल एम्परर आया उस बंदे ने उसे हरा दिया। तुमने शेनशाओ पैलेस की इमॉर्टल ब्यूटी के बारे में भी सुना ही होगा। उसका नाम था हॉनियान। पूरी दुनिया उसकी खूबसूरती की दीवानी थी, मगर हॉनियान को उस वॉरियर पर दिल आ गया। वो उस वॉरियर से शादी करना चाहती थी, लेकिन वॉरियर ने इसके लिए मना कर दिया। उसने पूरी तरह से खुद को कल्टीवेशन में झोंक दिया था। तो हाँ, यही है वो बंदा जिससे मैंने हमेशा प्यार किया। वो जिंदा नहीं तो क्या हुआ, मगर मेरा दिल हमेशा उसी के लिए धड़कता रहेगा। लेकिन क्राउन प्रिंस किन्यांग, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। उस वॉरियर ने जितने भी कारनामे किए थे, अगर तुम उसमें से एक भी कर पाओ तो भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। वेल, टीचर लियो की बातें सुनकर पूरा हॉल काफी ज्यादा अमेज हो गया। वहीं पर युनशाओ का भी हलक सूख गया, क्योंकि वो जानता था कि टीचर लियो किसके बारे में बात कर रही है। और उतने में मिंग बियान अपने मास्टर युनशाओ से पूछने लगा कि मास्टर, क्या आप जानते हो टीचर लियो किसका जिक्र कर रही थी? मेरे ख्याल से वो जरूर से मास्टर यांगडी की ही बात कर रही होगी। जिस पर मिंग उसे डांटते हुए कहने लगी कि तू एक नंबर का बेवकूफ है। टीचर लियो ने यांगडी का नहीं बल्कि मास्टर फेई यांग का जिक्र किया था, जो कि सीनियर यांगडी के ही मास्टर थे। ऐसा कहा जाता कि उनके जैसा पावरफुल मार्शल एम्परर इस दुनिया में कोई नहीं। हमारी एकेडमी में एम्पर फेई यांग का स्टैचू बनाया गया है, तो टीचर लियो उन्हीं का जिक्र कर रही थी। जिस पर बियान कहता है, अच्छा, लेकिन वो एम्परर तो मुझे जरा भी हैंडसम नहीं लगा। मगर फिर भी उसने इतनी खूबसूरत बंदी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। दरअसल युनशाओ एम्परर फेई यांग का ही रीइंकार्नेशन है, और उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में ऐसी बातें सुनकर काफी अजीब लग रहा था। और उतने में बियान की बातें सुनकर ही उसकी वाइन हलक से बाहर आ गई। बियान कह रहा था कि मेरे ख्याल से वो एम्परर फेई यांग एक नंबर का स्टूपिड होगा। देखो तो उसने इतनी खूबसूरत लड़की का प्रपोजल ठुकरा दिया, जबकि वो खुद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था। तो युनशाओ तुरंत ही खुद को डिफेंड करने के लिए बियान से कहने लगा कि वो बंदा बेवकूफ नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्मार्ट था। हर तरफ खूबसूरत लड़कियां थी, मगर उसने हमेशा अपनी कल्टीवेशन को ही प्रायोरिटाइज किया। ऐसे बंदे को बेवकूफ नहीं बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड कहा जाता है, जो हमेशा बस अपने टारगेट पर ही फोकस करता हो। मगर बियान के हिसाब से एम्परर फेई यांग वाकई एक बेवकूफ है, और वो बच्चा युनशाओ के बताने के बावजूद भी अपना इरादा बदलने के लिए तैयार नहीं था। अभी सारी बातें चल ही रही थी कि उतने में ही लियांग राजा से कहने लगा कि इस खुशी के मौके पर मैं मास्टर शाओकिंग को एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये छोटा सा तोहफा मैंने कमांडर शाओकिंग के लिए ही प्रिपेयर किया था। उतने में कमांडर शाओकिंग कहने लगे कि जिस चीज के लिए मैंने कोई मेहनत ना की हो, मैं उस तोहफे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यंग मास्टर लियांग, मुझे माफ कर देना, मैं आपके तोहफे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस पर लियांग कह रहा था कि मैं आपके लिए छठी रैंकिंग का एलिक्सर लेके आया हूँ। इसे अजूर ड्रैगन एलिक्सर पिल कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि ये ट्रेजर कितना ज्यादा स्पेशल है। आपकी बॉडी पर चाहे कितना ही पुराना घाव क्यों ना हो, ये पिल उसे बड़ी आसानी से डिसॉल्व कर सकती। और जैसे ही कमांडर शाओकिंग की इंजुरीज हील हो जाए, फिर
वो कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। इधर युनशाओ दिल ही दिल में सोच रहा था कि लियांग एक नंबर का घटिया बंदा है, ये हर बार कुछ न कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहता, तो फिर आज अचानक से ये इतना दयालु कैसे बन गया। चलो देखते हैं इस पिल के अंदर उसने क्या छुपाया है। जिसके बाद युनशाओ अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते उस पिल के अंदर चेक करने लगा और उसे यहाँ पर एक सोल डिवाउरिंग पैरासाइट नजर आता है। एक बहुत ही भयानक इंसेक्ट था जो देख युनशाओ कह रहा था कि वही तो मैं सोचूं, ये कमीना इतना दयालु कैसे बन गया, ये तो कमांडर शाओकिंग को कंट्रोल करना चाहता है। कमांडर शाओकिंग जैसे इस पिल को कंज्यूम करेंगे उनकी बॉडी पर असर होना शुरू हो जाएगा, लोगों को ऐसा लगेगा कि उनकी ऑरा पावरफुल बन गई, मगर असल में वो तो लियांग के गुलाम बन जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो लियांग बड़ी आसानी से कमांडर की आर्मी को भी कंट्रोल कर सकता है। उतने में कमांडर शाओकिंग लियांग के पास चले गए। वो उसे बताते कि 5 सालों पहले मैं काफी ज्यादा घायल हुआ था, मैं आज तक भी उन इंजुरीज को हील नहीं कर पाया। अगर यंग मास्टर लियांग की पिल से मेरी इंजुरीज हील हो गई तो फिर यंग मास्टर का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। और अब कमांडर शाओकिंग उस पिल को कंज्यूम करने वाले थे, मगर युनशाओ ने उन्हें रोक लिया। वो कहता है मास्टर आप जितना उस पिल से दूर रहोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, दरअसल ये एक पॉइजनस पिल है। अब ये सुनते साथ ही लियांग युनशाओ पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था युनशाओ अपनी बकवास बंद कर, क्या तुझे जरा भी आइडिया है कि ये पिल कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, इसे परचेज करने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और तूने अचानक से उसे पॉइजनस पिल बोलकर मुझे जलील किया। उतने में कमांडर शाओकिंग युनशाओ से पूछने लगे कि बताओ ये पिल पॉइजनस है, इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है। जिस पर युनशाओ कह रहा था कि ये तो काफी सिंपल सवाल पूछा, वैसे तो ऊपर से पिल बिल्कुल पॉइजनस नहीं लगेगी, मगर जैसे ये आपके ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाए ये एक डेडली पॉइजन में तब्दील हो जाएगी। जो भी इस पिल को कंज्यूम करेगा ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो सकती। अब ये सुनते साथ ही राजा भी काफी ज्यादा शॉक हो गए। वहीं पर लियांग उससे कह रहा था कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पिल है, 6ठी रैंकिंग का एलिक्सर इस दुनिया में रेयरली हासिल हो सकता, अगर तुम्हारे कहने पर इस पिल की परीक्षा ली तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। इस पिल की कीमत इतनी ज्यादा है कि तुम अपनी जान देकर भी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे। जिस पर युनशाओ कह रहा था कि इस पिल में पॉइजन है और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्यों ना इस पिल पर ह्यूमन ब्लड लगाकर इसे कुत्ते को खिला दिया जाए और फिर वो कुत्ता ही दूसरे कुत्ते की हकीकत को एक्सपोज कर देगा। और वैसे भी डॉग को फीड करने के बाद भी इस पिल को बाहर निकाला जा सकता है। अगर उस डॉग को कुछ भी नहीं हुआ तो समझ जाना मैं झूठ बोल रहा था, साथ ही तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि उस डॉग को मारने के बाद तुम उसके पेट से वो पिल बाहर निकाल सकते हो। अब राजा भी चाहते थे कि इस पिल की परीक्षा ली जाए, तो वहाँ पर एक डॉग को लाने का हुक्म देते हैं। वहीं पर युनशाओ तुरंत ही अपने डिसाइपल के पास पहुँच गया। वो बियान से कह रहा था कि चल जल्दी से अपना ब्लड इस पिल पर कोट कर दे। दरअसल लियांग ने लाई हुई पिल बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं थी, बस उसके अंदर एक इंसेक्ट है जो कि कमांडर शाओकिंग को कंट्रोल करेगा। और युनशाओ बिल्कुल नहीं चाहता कि लियांग अपनी चालबाजी में कामयाब हो जाए, और यही रीजन था कि वो बियान का ब्लड इस पिल पर लगाना चाहता है, क्योंकि बियान के पास पॉइजनस बॉडी थी और ये बात युनशाओ के अलावा और कोई नहीं जानता। अब बियान का ब्लड लगाने के बाद युनशाओ ने वो पिल एक डॉग को खिला दी और उसे खाते साथ ही उसकी मौत हो गई थी। अब ये देखते साथ ही हॉल में मौजूद हर एक बंदा शॉक हो गया। अब ये देखकर लियांग उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था युनशाओ मैं काफी अच्छे से जानता हूँ कि मेरी पिल पर कोई पॉइजन नहीं था, जरूर से तूने ही उसके साथ कोई छेड़खानी की। साथ ही साथ लियांग राजा से कहने लगा कि योर मैजेस्टी ये बंदा हमेशा मुझसे जलता रहता, इसने हर बार मुझे जलील करने की कोशिश की है और आज भी ये मुझे बेवजह फ्रेम करना चाहता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए मैंने इस पिल पर कोई पॉइजन नहीं लगाया था। मगर राजा तो उसी पर गुस्सा हो गया। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते कि जल्दी से इस बंदे को मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। इसकी हकीकत सबके सामने आ गई, मगर फिर भी ये अपनी गलती को नहीं मान रहा। अब ये सुनते साथ ही लियांग युनशाओ पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है, मगर तभी सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। लियांग बार बार सबको बता रहा था कि मैंने उस पिल के साथ कोई पॉइजन नहीं मिलाया, और वाकई उसकी बात सच थी। वो तो बस शाओकिंग को कंट्रोल करना चाहता था। अगर लियांग इसमें कामयाब होता तो पूरी आर्मी का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता, और यही रीजन था कि युनशाओ ने उसे फ्रेम किया। वो कह रहा था लियांग तुम एक नंबर के धोखेबाज हो और आज तुम्हारी हकीकत सबके सामने आ गई। पहले तो तुम्हें मैंने कुत्ता बोला था, लेकिन कुत्ते तो तुमसे 1000 गुना ज्यादा वफादार रहते। इधर लियांग का तो दिल कर रहा था कि युनशाओ को वहीं पर खत्म कर दूं, मगर ऑलरेडी यहाँ पर काफी कुछ हो चुका है और वो राजा के सामने और तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप से उनके साथ रवाना हो गया। वहीं पर टीचर लियो युनशाओ से कहने लगी कि तुम तो काफी ज्यादा
ज्यादा स्मार्ट हो। उस दिन तुमने गोल्डन निडल टेक्निक का इस्तेमाल करके प्रिंसेस रोशू की जान बचाई और आज भी तुमने उस पिल में मौजूद पॉइजन को पहचान लिया। तो तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम कमांडर शॉकिंग की इंजरीज को हील कर सके। जिस पर युनशॉ कहता है हाँ हो सकता है कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं, लेकिन मुझे पहले उनकी बॉडी को एग्जामिन करना होगा। तो शॉकिंग ने तुरंत ही उसे अपने सामने बुला लिया और अब उनकी पल्स चेक करते साथ ही युनशॉ ने उनकी इंजरी को पहचान लिया। उतने में शॉकिंग उससे पूछने लगी कि बता लड़के तुझे मेरी बॉडी में क्या मिला। जिस पर युनशॉ कह रहा था कि आपको हर रोज अपनी बॉडी पर हजारों चींटियों के काटने का एहसास होता, बाद में आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बोन पर किसी ने वार किया है। दरअसल आपकी हार्ट मेरिडियन डैमेज हो गई और इसी वजह से समटाइम्स आपकी बॉडी भी फ्रीज हो जाती है। वेल मास्टर शॉकिंग तो ये सुनकर ही हैरान थे। वो कहते बच्चे तुमने तो मेरे सारे सिम्टम्स को पहचान लिया, अब तुम्हारे पास इसका इलाज भी जरूर होगा। मगर उतने में युनशॉ वहाँ से निकल पड़ा। शॉकिंग उससे पूछते कि बच्चे तुम मुझे बिना जवाब दिए कहाँ जा रहे हो। जिस पर युनशॉ बता रहा था कि मैं तो घर जाकर सोने वाला हूँ, वैसे भी आप मुझे बच्चा बोलते हो तो एक बच्चा भला इंजरी को हील कैसे कर सकता। जिस पर शॉकिंग कहते बच्चे मैं तेरे ग्रैंडफादर को बुढ़ा बोलता हूँ और तेरे बाप को यानी कि ली चानफिंग को भी मैं बच्चा बोलता हूँ। अब तुझे मैं बच्चा नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ। जिस पर युनशॉ कह रहा था कि क्यों ना आप मुझे यंग मास्टर बोलो। अब ये सुनते साथ ही मास्टर शॉकिंग काफी ज्यादा भड़क गए। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके सामने पहुंच चुके थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।